प्रणाली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं साइकोलॉजी का टॉपिक। जैसे कि इससे पहले हमारा टॉपिक चल रहा था, स्टार्ट हो रहा था, और उसी क्रम में हम आपको आज का वीडियो लेकर आए हैं। बाल विकास हमारा टॉपिक चल रहा था। बाल विकास में हमने 7-8 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो अभी आप जा करके हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट खोल करके आप उसमें देख सकते हैं वीडियो। बाल विकास इससे पहले फर्स्ट यूनिट में जो मनोविज्ञान से संबंधित, मनोविज्ञान की परिभाषाएं, मनोविज्ञान क्या है, क्षेत्र विषय, सबके विषय में आपको वीडियो मिल जाएंगे। अब हम आज का जो विषय रहेगा हमारा वो है शारीरिक विकास, यानी बालक का शारीरिक विकास शैशवावस्था में किस प्रकार से होता है, बाल्यावस्था में किस प्रकार से होता है और किशोर अवस्था में किस प्रकार से होता है। दोस्तों, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे वो रीट की, सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट, कोई भी एग्जाम आप दे लो, आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड, सेकंड और थर्ड ग्रेड, कोई भी एग्जाम दोगे तो निश्चित रूप से आपका यहाँ से सवाल आता है। किस प्रकार के सवाल आते हैं वो भी आपको बीच में हम बता देंगे। तो यहाँ हम पहले स्टार्ट करते हैं कि इसके कुछ फैक्टर हैं जिनके आधार पर हम बात करेंगे आपसे, जैसे कि भार, लंबाई, ठीक है, या सिर व मस्तिष्क, हड्डियाँ, दांत और अन्य जितने भी ऑर्गन्स हैं, है ना, वो हम बात करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भार यानी कि वजन। वजन से संबंधित हम विकास की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले शैशवावस्था में किस प्रकार से वजन के बारे में हम बात इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले फैक्टर है भार यानी कि वेट, ठीक है ना। तो आपको इसमें फैक्टर याद रखने हैं, इसमें आपको तथ्य याद रखने हैं कि जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बालक का जो भार है वो बालिका से अधिक होता है। एक चीज़ तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, यानी जैसे कि बालक है और जैसे जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था के अंदर जो लड़का होता है या बालक होता है उसका भार बालिका से अधिक होता है। अब जन्म के समय कितना भार होता है, यहाँ से सवाल आपका आया हुआ है कई बार। तो ये आपको फैक्ट जो है बिल्कुल एकदम अच्छे से याद रखने हैं कि जन्म के समय यदि बालक है तो उसका जो भार होता है वो 7.15 पाउंड के बीच में रहता है, और बालिका है तो उसका 7.13 पाउंड होता है, ठीक है ना। और यदि मान लो प्रश्न ऐसा आता है कि कितने पाउंड होता है लगभग, तो इसमें आपके लगभग में आता है तो 7 से 9 इसका उत्तर है। यदि इस प्रकार से आता है तो 7 से 9 पाउंड के बीच में इसका आंसर आपका रहता है। तो आपको 7 से 9 पाउंड इसमें आपको करना होगा, और लगभग 3 किलो के आसपास इसमें आपका वजन रहता है, केजी के आसपास हम बात करें तो। और यदि पाउंड में आपको अलग अलग याद रखना है तो बालक का भार आपको 7.15 और बालिका का 7.13 आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। इसके बाद में इस अवस्था में शारीरिक विकास की गति बहुत तीव्र होती है। ये हम सब जानते हैं कि शैशवावस्था के अंदर हर प्रकार के विकास की गति बहुत ही तीव्र होती है। तो इसमें शारीरिक विकास की गति बहुत तीव्र पाई जाती है। जन्म के समय शिशु का भार लगभग 3.5 केजी या फिर 7 से 9 पाउंड के मध्य होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो याद रखना है वो है इसके पहले 6 माह में शिशु का भार दोगुना हो जाता है और पहले वर्ष के अंत में 3 गुना हो जाता है। ये आपको भार या आपके वजन से संबंधित जो तथ्य हैं वो आपको याद रखने हैं। कोई भी एग्जाम आप दोगे तो यहाँ से प्रश्न आपका आएगा, इसके अलावा कोई प्रश्न आपका नहीं बन रहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं लंबाई की, ठीक है ना, लेंथ। तो इसके बारे में भी कई सवाल आए हैं, तो इसमें आपको ध्यान में रखना होगा लंबाई से संबंधित कि जन्म के समय और संपूर्ण शैशवावस्था में बालक की लंबाई बालिका से अधिक होती है, लड़का की लंबाई लड़की से ज़्यादा होती है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब जन्म के समय कितनी होती है, ये आपको बिल्कुल फैक्ट एकदम कंप्लीट याद रखने हैं कि बालक जो है तो उसकी होती है 20.5 इंच और बालिका है तो 20.3 इंच। ये आपको एक ऐसे आपको याद रखना है। ये बालक है तो 20.5 इंच और बालिका है तो 20.3 इंच। ये जन्म के समय की बात है। जन्म के प्रथम वर्ष में शिशु की लंबाई लगभग 10 इंच की वृद्धि होती है तथा 2 से 3 वर्ष में 4-5 इंच की वृद्धि होती है लंबाई में, और तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष में उसकी लंबाई कम बढ़ती है। जैसे तीसरा में चल रहा है, चौथा और 5वां जो वर्ष है वहां पर लंबाई कम बढ़ती है। हालांकि जो विकास चल रहा है वो विकास बंद नहीं होता है, लेकिन उसकी गति धीमी हो जाती है। 3 से 4 वर्षों में बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, बालकों से अधिक हो जाएगी लड़कियों की लंबाई, उसके बाद में बालकों की लंबाई बालिकाओं से, ठीक है ना। और एक चीज आपको याद रखनी है कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था में लंबाई कम बढ़ती है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात आती है कि लंबाई कब तक बढ़ती है, तो इसके लिए साइकोलॉजी मानता है कि बालक
जो हैं लड़के उनकी लंबाई 18 वर्ष तक बढ़ती है और जो लड़कियां हैं उनकी लंबाई 16 वर्ष तक बढ़ती है। उसके बाद में लंबाई बढ़ने की कोई चांस नहीं है, किसी भी तरह से लंबाई फिर नहीं बढ़ने वाली है। तो आप किसी प्रकार कॉम्प्लेंट लीजिए, हाँ किसी की बढ़ जाए अपवाद स्वरूप तो वो एक अलग की बात है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जेनेटिक भी इफेक्ट होते हैं और कुछ हार्मोन्स भी इस पर इफेक्ट करते हैं और कुछ आपके शारीरिक जो आपका गतिविधियाँ हैं, आपकी जो एक्सरसाइज वगैरह है उससे भी कुछ इम्प्रूव हो जाता है। अब हम बात करते हैं दांत, ठीक है ना। तो इसमें आपको दांत से संबंधित आपको तथ्य याद रखने हैं। 4 से 5 माह के मध्य यानी कि औसतन आपके 6ठे मास में लगभग सभी बालक या बालिकाओं में दूध के दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। 4 से 6 माह के मध्य में चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उनमें दूध के दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं, ठीक है। अब इनकी संख्या की हम बात करें तो आपको यहाँ से याद रखना, यहाँ से सवाल आए हुए हैं। 1 वर्ष में इनकी संख्या हो जाती है 8, 2 वर्ष में संख्या हो जाती है 14 और 3 वर्ष में संख्या हो जाती है 16 से 18। 4 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत निकल आते हैं, दूध के सभी दांत निकल जाते हैं। अब दूध के सभी दांतों की बात करें तो दूध के कुल दांतों की संख्या 20 होती है और वैसे स्थायी दांतों की बात करें तो 32 दांत होते हैं टोटल तो, ठीक है। 6 से 7 वर्ष के आसपास लगभग दूध के दांत गिर जाते हैं और 7 वर्ष के बाद दूध के दांत गिरने के बाद में 7 वर्ष के बाद दूध के जो दांत तो गिर ही जाते हैं, अब 7 वर्ष के बाद में स्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं और वो गिर गए तो फिर दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए उनको बड़े अच्छे से संभाल के रखना होता है। तो दांतों से संबंधित आपको ये फैक्ट याद रखने हैं, आपका कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं आने वाला है। ये अभी हम आपको शैशवावस्था की बात कर रहे हैं। अब है इसमें आपको ध्यान रखना है जो सिर व मस्तिष्क से संबंधित नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। चाहे वो कोई भी नवजात शिशु हो सकता है, तो वहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि उसकी जो लंबाई होगी वो शरीर उसकी जो लंबाई है उसकी लंबाई की 1/4 होती है। क्या? सिर व मस्तिष्क की लंबाई। जन्म के समय मस्तिष्क का जो भार होता है वो 350 ग्राम होता है और बाल्यावस्था में ये भार हो जाता है आपका 1260 ग्राम, ठीक है। और किशोर अवस्था में भार हो जाता है 1200 से 1400 ग्राम के बीच में। तो अभी हमें फिलहाल में देखना है कि जो जन्म के समय या शैशवावस्था के अंदर जो बालक का मस्तिष्क या सिर का भार होता है वो 350 ग्राम होता है और बाल्यावस्था में आपको पता है 1260, किशोर अवस्था में 1200 से 1400 ग्राम के बीच में। 15 से 16 वर्ष के मध्य में सिर में मस्तिष्क का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, जितना भी विकास होना होता है लगभग पूर्ण हो जाता है। अब अगला है आपका फैक्टर धड़कन। जन्म के समय हृदय की धड़कन कभी तेज और कभी धीमी होती है, एक जैसी नहीं रहती है, उसमें आपके ऊपर नीचे चलता रहता है। पहले माह में 140 के लगभग आपकी धड़कन रहती है, ये प्रति मिनट है और 6वें वर्ष में यह 100 हो जाती है, यानी कि 100 प्रति मिनट। आपको इसमें थोड़ी सी बात याद रखनी है कि जन्म के से पूर्व शिशु के फेफड़े जो है वो इनएक्टिव रहते हैं, यानी कि निष्क्रिय रहते हैं और जन्म के बाद में एक्टिव हो जाते हैं तो उसको बालक को दर्द का अनुभव होता है, इसीलिए बालक सबसे पहले रोता है। तो ये कुछ फैक्ट हुआ आपके। अब इसके बाद में हम बात करते हैं हड्डियों से संबंधित वंश। नवजात शिशु की हड्डियां छोटी और कोमल होती हैं और उनकी संख्या में ये 270 होती है, ठीक है। अब ये हड्डियां ये कैल्शियम, फास्फेट और अन्य खनिज पदार्थों की सहायता से दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाती है, यानी कठोर होती जाती है, मजबूत बनती जाती है। अब मजबूत बनने की जो प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को अस्थिकरण या अस्थि निर्माण कहते हैं। बालकों की तुलना में बालिकाओं में अस्थिकरण की प्रक्रिया यानी जल्दी होती है, तीव्र गति रहती है उसकी। विकास का महत्व और लास्ट 3 वर्ष की आयु में शिशु के शरीर और मस्तिष्क में संतुलन आरंभ हो जाता है। उसके शरीर के लगभग सब अंग कार्य करने लगते हैं और उसके हाथ और पैर मजबूत हो जाते हैं, यानी कठोरता आ जाती है उनमें। तो ऐसे करके आपका जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था में आपका ये विकास इस प्रकार से के बाद में हम बात करते हैं कि बाल्यावस्था में किस प्रकार से विकास होगा। तो बाल्यावस्था के अंदर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले जैसे कि भार यानी कि वेट से संबंधित बात करें तो बाल्यावस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो इसमें जो बालक का भार है तो उसमें पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंत में उसका जो भार है वो 80 और 95 पाउंड के बीच में हो जाता है। 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है, उसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। तो भार से संबंधित आपको ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद में हमारा दूसरा फैक्टर है लंबाई।
तो बाल्यावस्था के अंदर लंबाई की हम बात करते हैं कि बाल्यावस्था में लंबाई किस प्रकार विकसित होती है। तो लंबाई में 6 से 12 वर्ष तक शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। इन सब वर्षों में लंबाई लगभग 2 से 3 इंच ही बढ़ती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 6 से 12 वर्ष के मध्य में जो लंबाई बढ़ती है वो लगभग 2 से 3 इंच बढ़ती है बस। अब हम बात करते हैं सिर व मस्तिष्क की। तो बाल्यावस्था में सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। बिल्कुल सही है, तो परिवर्तन होगा। 5 वर्ष की आयु में सिर प्रौढ़ आकार का 90% और 10 वर्ष की आयु में 95% हो जाता है। उसका जो आकार है वो एक वयस्क का जिस प्रकार होता है वैसा आकार ले लेता है। बालक के मस्तिष्क के भार में परिवर्तन होता रहता है और 9 वर्ष की आयु में बालक के मस्तिष्क का भार उसके कुल शरीर के भार का 90% हो जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि 1200 इसमें आपका 1260 ग्राम हो जाता है बाल्यावस्था के अंदर भार, किसका? सिर व मस्तिष्क का। अब हम बात करते हैं हड्डियां, हड्डियों से संबंधित। तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या और अस्थिकरण या दृढ़ता में वृद्धि होती रहती है। इस अवस्था में हड्डियों की संख्या जो है 270 से बढ़कर के 350 हो जाती है। अभी हमने शैशवावस्था में बात की थी कि शैशवावस्था के अंदर 270 होती है, लेकिन उनमें फिर बाद में संख्या बढ़कर के हो जाती है 350। तो बाल्यावस्था में आपको ध्यान रखना है 350 का, ठीक है ना। इसके बाद में है आपका दांत। दांतों से संबंधित आपके फैक्ट हैं। तो दांतों से संबंधित आपको फैक्टर में याद रखना है कि लगभग 6 वर्ष की आयु में बालक के दूध के दांत गिरने लगभग 7 वर्ष तक गिर जाते हैं। तो इसमें आपको दांतों से संबंधित याद रखना होगा, ठीक है। तो दांतों की बात इसमें आई गई सारी की सारी। और इसमें मुख्य बात है कि 12 से 13 वर्ष तक उसके सभी स्थायी दांत निकल आते हैं, जिनकी संख्या 32 होती है। बालिकाओं के स्थायी दांत बालकों से जल्दी निकलते हैं। दांत जल्दी आने का भी एक मानसिक हमारा एक इफेक्ट होता है इससे। जिनके दांत जल्दी निकलते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, बहुत होशियार होते हैं मानसिक रूप से, ऐसा माना जाता है। तो ये दांतों से संबंधित आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी। उसके बाद में आपके विकास का महत्व। तो विकास के महत्व में आपको ध्यान रखना है कि बाल्यावस्था में बालक के लगभग सब अंगों का विकास हो जाता है, ठीक है ना। इसके फलस्वरूप वह अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण करना जान जाता है और सभी कार्य स्वयं करने लग जाता है, दूसरों पर निर्भर नहीं रह जाता वो, जैसे कि आपके शैशवावस्था में निर्भर रहता है। तो ये हो गया हमारा शैशवावस्था और हो गया बाल्यावस्था। अब बात करते हैं अगला और लास्ट किस प्रकार से होता है। तो इसमें भी हम आपको वही फैक्टर बताएंगे, भार। तो सबसे पहले इसमें भी आपको वजन की बात हम करते हैं। तो वजन से संबंधित इसमें आपको बताते हैं, जैसे कि आपको पहले हमने बताया शैशवावस्था के अंदर जैसे वजन की बात की थी, और फिर हमने आपके बाल्यावस्था में वजन की बात की थी, और अब हम बात करेंगे आपके यहाँ पर किशोर अवस्था के अंदर। अब किशोर अवस्था में तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, देखो हम सब जानते हैं। सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन होते हैं वो किशोर अवस्था के अंदर ही होते हैं। तो हम भार की बात करें, किशोर अवस्था में हम भार की बात करते हैं। नंबर 1 पे भार। तो किशोर अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक बढ़ता है। इस अवस्था के अंत में बालकों का भार बालिकाओं से लगभग 25 पाउंड अधिक होता है। तो ये आपको इसमें भार से संबंधित बात याद रखनी है, और ये आपकी किशोर अवस्था की हम बात कर रहे हैं। तो किशोर अवस्था में बालकों का भार अधिक हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं लंबाई से संबंधित। तो लंबाई से संबंधित इसमें आपके हैं, इसमें ध्यान रखना होगा आपको लंबाई से संबंधित। इस अवस्था में बालक और बालिकाओं की लंबाई बहुत तेजी से बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। बालक की लंबाई जो है वो 18 वर्ष तक बढ़ती है और उसके बाद भी बढ़ती रहती है। बालिका अपने अधिकतम लंबाई पर लगभग 16 वर्ष की आयु में पहुंच जाती है। उसके बाद में लंबाई मतलब बढ़ने के बहुत कम चांस रहते हैं, नहीं बढ़ती है ऐसे मान लो आप। तो उसमें आप बहुत प्रयास करते हैं शारीरिक रूप से, और कई चीज़ें हैं तो उसमें कुछ बढ़ सकती है, संभावना कुछ हो सकती है, लेकिन बहुत कम संभावना वहाँ पर होती है। जितनी भी लंबाई बढ़नी होती है अधिकतर, लड़का हो या लड़की हो, तो लड़का की लंबाई 18 वर्ष तक और लड़की की 16 वर्ष तक बढ़ चुकी होती है। इसके बाद में सिर व मस्तिष्क। सिर व मस्तिष्क, इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क का जो विकास है वो जारी रहता है, और लगभग 15-16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। और यहाँ पर मस्तिष्क का जो भार है वो 1200 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। तो ये इसमें आपको 1-2 बातें हैं जो याद रखनी है सिर व मस्तिष्क से संबंधित। तो 15 से 16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, चाहे वो बालक है या बालिका है, तो लगभग पूरा विकास यहाँ पर हो चुका होता है। अब ये वातावरण है, अन्य चीज़ें हैं जो उसको इफेक्ट करती हैं, वो एक अलग मामला है। उसके बाद में आता है हड्डियाँ, बोन्स।
इस अवस्था में अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, यानी कि जो अस्थिकरण है, हड्डियां आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं और उसमें मजबूत होती हैं। ये जो अस्थिकरण की जो प्रक्रिया है ये आपकी यहाँ पर पूरी हो जाती है। तो अस्थिकरण की प्रक्रिया 17-18 वर्ष में पूरी हो जाती है। हड्डियां में पूरी मजबूती आ जाती है और कुछ छोटी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। तो हड्डियां बहुत सारी जो छोटी होती हैं वो जुड़ जाती हैं, ठीक है ना, इसलिए उनमें मजबूती आ जाती है। तो ऐसे करके हमारी जो किशोर अवस्था की हम बात करें तो किशोर अवस्था के अंदर जो हड्डियों की संख्या है वो हो जाती है 206। तो किशोर अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। तो आपने देखा कि जैसे शैशवावस्था में 270 थी, बाल्यावस्था में 350 और किशोर अवस्था में 206 हड्डियों की संख्या हो जाती है। अब हम बात करते हैं दांतों से संबंधित। दांत, तो दांत में इसमें आपको ध्यान रखना, दांतों से संबंधित इस अवस्था में प्रवेश करने के समय बालिकाओं के लगभग सभी स्थायी दांत निकल आते हैं, ठीक है ना। यदि उनके प्रज्ञा दंत, जिनको हम विजडम टीथ कहते हैं या अकल डांड कहते हैं, वो यदि निकलने होते हैं तो वो इस अवस्था के अंत में या प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में निकल जाते हैं। प्रज्ञा दंत, वहाँ मानते हैं कि जब अकल डांड आते हैं तो व्यक्ति में अकल आती है, तो ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार से आपको दांत टीथ से संबंधित आपको ये तथ्य याद रखने होंगे। और लास्ट आपका है विकास का महत्व। इस अवस्था के अंत तक बालक बालिकाओं की ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है और वे युवावस्था में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा परिवर्तन उनमें देखने को मिलता है, बहुत सारा परिवर्तन उनमें हो जाता है। तो ऐसे करके उनमें शारीरिक परिवर्तन होता है, शारीरिक विकास उन बालकों के अंदर होता है। अब ये हमने बात की थी अभी शारीरिक विकास शैशवावस्था के अंदर, बाल्यावस्था के अंदर और किशोरावस्था के अंदर। अब इसी में आपको एक छोटी सी बात और बता देते हैं जिसके के साथ में आपको कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक हमारा, कि जो शारीरिक विकास है उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं। हालांकि सिंपल एक है फैक्ट, लेकिन बहुत सारे इफेक्ट करते हैं कारक हमारे। कौन कौन से हैं? तो जिसमें है आपका वंशानुक्रम। एक तो है वंशानुक्रम जो कि हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, यानी माता पिता के स्वास्थ्य और शारीरिक रचना का प्रभाव उसके बच्चों पर भी पड़ता है। तो कुल मिला के वंशानुक्रम जो होता है वो भी बालक की जो शारीरिक विकास है उसको इफेक्ट करता है। इसके अलावा वातावरण, तो वातावरण भी बालक के शारीरिक विकास को इफेक्ट करता है। बालक के स्वाभाविक विकास में वातावरण के तत्व सहायक या बाधक होते हैं। तो वातावरण तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता ही करता है। देखो, हम जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं हम वैसे ही होते हैं और उसी प्रकार का हमारे बच्चों का और हमारा विकास होता है। तो वातावरण अच्छा हो तो अच्छा विकास होगा, सिंपल सी बात है। पर्याप्त धूप का सेवन करने वाले बालकों को सर्दी, जुकाम, खांसी और खांसी की कमजोरी, जितनी भी दिक्कतें होती हैं वो कम होती हैं। और स्वच्छता सुंदर स्वास्थ्य का मुख्य आधार होता है ये। तो ये अलग अलग है, जैसे कि शहर का वातावरण होता है अलग और गांव का वातावरण होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। शारीरिक विकास भी बहुत एक अलग प्रकार से होता है वहाँ पर। अगला है एक पौष्टिक भोजन। पौष्टिक भोजन भी एक मुख्य आपका तत्व होता है। कहते हैं कि पौष्टिक भोजन थकान का प्रबल शत्रु है और शारीरिक विकास का परम मित्र है। तो पौष्टिक भोजन हमेशा मिलता रहना चाहिए, और पौष्टिक भोजन जिस बालक को नहीं मिलता है तो उसका विकास कमजोर होता है। अगला होता है एक, इसमें आता है नियमित दिनचर्या। नियमित दिनचर्या जिसकी जितनी अच्छी होती है उतना ही अच्छा उसका स्वास्थ्य होता है। तो नियमित दिनचर्या उत्तम स्वास्थ्य का आधार होता है या उत्तम स्वास्थ्य की आधारशिला है। बालक के खाने पीने, सोने, खेलने और पढ़ने का समय निश्चित होना चाहिए, यानी सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए, डेली रूटीन। उसके बाद में एक आता है आपका निद्रा व विश्राम। निद्रा व विश्राम यानी शरीर के स्वस्थ विकास के लिए निद्रा और विश्राम बहुत ही जरूरी है। यानी एक पर्याप्त निद्रा, लगभग 6 घंटे की किशोर अवस्था के बालकों को 6 घंटे की नींद तो आवश्यक होनी ही चाहिए, ठीक है ना। और विश्राम भी होना जरूरी होता है। अतः शिशु को अधिक से अधिक सोने देना चाहिए शिशु को। प्रेम, लव। बालक की उचित शारीरिक विकास का आधार प्रेम है। यदि उसे अपने माता पिता का प्रेम नहीं मिलता है तो वह दुखी होने लगता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है तो वो उस प्रेम को अन्य जगह खोजता है। यदि उसके माता पिता की अल्पायु में मृत्यु हो जाती है तो उसे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षक को भी बालक के प्रति प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा सुरक्षा, एक टॉपिक आता है सुरक्षा, यानी शिशु और बालक के जो सम्यक विकास के लिए उसमें सुरक्षा की भावना होना अति आवश्यक है। तो ये भी फैक्ट है जो उसको इफेक्ट करता है। खेल व व्यायाम, शारीरिक विकास के लिए खेल और व्यायाम के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। ये भी वो तत्व हैं जो इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा अन्य चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि रोग या दुर्घटना के कारण शरीर में कोई विकृति आ जाना, या अच्छा खराब जलवायु का होना, दोषपूर्ण सामाजिक परंपराएं जैसे कि बाल विवाह है,
और गर्भिणी माता का स्वास्थ्य, परिवार का रहन सहन, आर्थिक स्थिति, ये सारे वो फैक्टर हैं जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे करके अभी हमने देखा कि किस प्रकार शारीरिक विकास होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में। अगली वीडियो हम पुनः मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमसे पढ़ना और जुड़ना चाहते हो तो अभी करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।